वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to lecture series Current Affairs Study for Civil Services। आज ये हम लोगों का अगस्त महीने का लास्ट होगा और आप लोगों को ये चीज अपना मैंने बताया हुआ है, क्लियर रखिएगा कि हम लोग जितना भी ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं डेली वाला, आप लोगों को डेली के साथ साथ वीकली वीकली जो अपलोड हुआ है वो और भी अपलोड हो जाएगा आज तक। और उसके अलावा जो मंथली आ रहा है सारा फॉलो करना है, तभी आपका जो है ये मान के चलिएगा कि आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट होगा ऑलमोस्ट इसके अंदर। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, नंबर्स पे कॉल करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लो। ठीक है, पीडीएफ से जुड़ी हुई। बाकी ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी आराम से ज्वाइन करो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। 1 बजे डेली ये अपलोड हो जाता है। मैं इसको डेली अपलोड करती हूँ। नाम है मेरा आयुषी मदान। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी क्लास को। तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर ये सारे आप देख रहे हो, ये सब के सब किसके अंडर आते हैं? प्रीलिम्स। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आएंगे टेली लॉ 2.0, प्रोजेक्ट अंबर, खनन प्रहारी ऐप, डीआरडीओ की फंक्शनिंग, जीवाश्म ईंधन और पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट। जैसे सबसे पहला है टेली लॉ। अब टेली लॉ जो है वो लॉ मिनिस्टर यहाँ पर अपना स्टार्ट किए हैं, टेली लॉ 2.0। ये टेली लॉ लॉ मिनिस्टर द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। और अभी ये टेली लॉ दिशा स्कीम के अंडर चल रहा है। ऑलरेडी जो दिशा स्कीम चल रही है जिसने 50 लाख से ज्यादा कानूनी परामर्श जो है वो प्रदान किए हैं पूरे देश में, ताकि हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को समान न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो उसके लिए दिशा योजना ऑलरेडी चल रही है, तो उसके लिए अलग से टेली लॉ 2.0 यहाँ पे लाया गया है, जो कि और सिंप्लीफाई कर देगा हमारी लीगल सर्विसेज को। इसमें होगा क्या कि जितनी भी लीगल एड प्रोवाइड करनी है, जो भी हमको यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है लीगल सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की, वो सारी चीजें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। और ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कानून और न्याय मंत्रालय के विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि भाई जस्टिस मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी लीगल सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज आप सभी लोग जानते हैं कि रिमोट एरियाज में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भौगोलिक असमानता की वजह से हर एक एरिया में लीगल सर्विसेज मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जस्टिस जो है वो आसानी से सबको नहीं मिल पाता। लेकिन ये अगर टेली लॉ होगा, अगर आप टेली मतलब कि फोन पर ही, टेलीफोन पे ही लॉ की सर्विसेज अगर आपको मिल जाती है जानकारी, तो न्याय सेवाओं के अधिक न्याय संगत वितरण में आपको आसानी से मदद भी मिल सकती है कि हर एक को भी यहाँ पर न्याय जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण यहाँ पे बढ़ेगा। सशक्तिकरण के अंदर यहाँ पे डिसीजंस जो है वो अच्छे से लिए जाएंगे। बैकलॉग का मतलब होता है जो पुराने केसेस पेंडिंग होते हैं, उन पेंडिंग केसेस को जो है लेके आना बहुत आसान हो जाता है, मतलब उसको सॉल्व करना। क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, इतनी सारी बातें हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा परामर्श मिल जाए, अगर एडवाइस मिल जाए तो आसानी हो जाती है ना। वही सेम चीज है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, अभी टेली लॉ अगर आप कभी इसकी, अगर मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट पे जाओ आप इसकी, कभी आप गूगल पे सीधा डालो टेली लॉ, आप ऐसे डालो टेली लॉ, आपको इसकी वेबसाइट ओपन मिलेगी जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वगैरह लिखा होगा। आप वहां पे लॉग इन कर सकते हो। और वहीं से ही मैंने डेटा उठाया है कि यहाँ पर करीब 50 लाख लोगों को सर्विस मिली है। ये उस वेबसाइट पर डेटा दिया है कि 50 लाख के रजिस्टर्ड केसेस हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट को यहाँ पर देख लिया गया है। अनअटेंडेड अगर मैं उनकी बात करूँ तो करीब 7,000 वो ऐसे केसेस हैं जो अनअटेंडेड है। बाकी ये बताया इन्होंने, काफी सारी डिटेल्स वहां पे दी हैं, काफी सारे लोगों का वहां पर जो है वो बताया है कि हम लोगों को इतना बेनिफिट मिला है वगैरह, वो सब काफी बताया। आप यहाँ पे ले भी सकते हो इनका पूरा एक हर चीज के बारे में डिटेल मिल जाएगी वहां पर। तो सारे प्रोग्राम्स को मिक्स करके टेलीलॉ 2.0 स्टार्ट किया गया है इस इवेंट में। ठीक है,
और वहां पर यही बोला है कि नो सिटीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। नो सिटीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड का अर्थ होता है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला है कि ये भारतीय ज्ञान की परंपरा है कि मुसीबत में कोई आदमी हो तो हम उसको जो है मदद करने की हमेशा पूरी ऐसी कोशिश करते हैं। ठीक है, हम उसको मदद करते हैं। टेली लॉ के माध्यम से आपको क्या करना है, एक बात पे चिंगारी लगानी है, उसके बाद उसके ऊपर जो है आंधी आएगी, बारिश आएगी, लेकिन आपको सबसे पहले चिंगारी लगानी है, मतलब आपको बताना है पहले कि क्या समस्या है। उसके बाद फिर बाकी चीजें जो है वो डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो उसको किस तरीके से आगे संभालते हैं, बताते हैं। ये सारी बातें इस इवेंट में कही गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ये इवेंट हुआ है। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी होती है ना, ये आप पीआईबी से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पीआईबी होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार द्वारा खुद का चलाया गया चैनल होता है, वेबसाइट होती है। ठीक है भाई, तो इससे ये फायदा होने वाले हैं, ये सारी बातें याद रखिएगा, एफिशिएंसी रहेगी। चैलेंजेस इस पे इससे जुड़े हुए हैं कि हर एक व्यक्ति को पहली बात तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। हर व्यक्ति को पता ही नहीं है कि टेलीलॉ होता क्या है। दूसरा, क्वालिटी अगर हम कह तो रहे हैं, जैसे इन्होंने बोल तो दिया कि भाई आप चिंगारी लगाओ, बाकी का काम उसको देखने का हमारा है। तो आपको इस बात को कितना भरोसा है, आपके मन में कितना इस बात का विश्वास है कि अगर आप यहाँ पे जाकर के अपना बताओगे कि ऐसा ऐसा है, तो आपको क्वालिटी लेवल की सलाह या फिर परामर्श मिलेगा। क्वालिटी अश्योरेंस तो नहीं है ना। बताते हुए मुझे भी मन में ये एक पॉइंट बहुत खलक रहा था कि यार ये तो ऐसे नहीं होता, मतलब क्वालिटी तो नहीं जरूरी है कि मिले, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। तो सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी, स्थिरता बनी रहेगी। जब जब आपको आवश्यकता है तब आप निरंतर ध्यान भी दिया जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में ऐसे जो है इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम करने की जरूरत है, और इसको और ज्यादा बेटर बनाने की जरूरत है। ठीक है, साथ में इसके नालसा भी जुड़ा हुआ है। इसके यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं हेल्प करने के लिए, वो नालसा है। नालसा कौन है आपको पता है? नालसा जो है, एक तो नालसा है और एक सालसा है। अब ये सालसा वो मत सोचना, वो डांस वाला नहीं है, डांस नहीं है ये। सालसा स्टेट लेवल पे काम करता है, नालसा नेशनल लेवल पे काम करता है, जो आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए एडवाइस करता है। ठीक है, एडवाइस करने के लिए बनाया गया है नालसा, और साथ में बनाया गया था स्टेट लेवल पे सालसा। ठीक है, इससे जुड़ी हुई आपको ऐप भी मिल जाएगी, आराम से आप गूगल पे ऐप डालोगे आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। वैसे आपको पता है ये बात कि फ्री लीगल एड, कुछ याद आ रहा है? फ्री लीगल एड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मुफ्त कानूनी सलाह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखी हुई है? आप लोग बताइए जरा, फ्री लीगल एड का जो वर्ड है हमारे पूरे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के दिशा निर्देश तत्व, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कहीं पे आता है। कहाँ पे आता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, कि मैम ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है इस आर्टिकल। ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है भाई, हो जाएगा ये वाला, तो इसको पढ़िएगा। तो ये है हमारा टेली लॉ पूरा, डिजाइन दिए गए हैं। पहले जो दिशा चल रहा था, दिशा की फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए। 25 अगस्त को इसका पूरा हुआ था, इसकी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। फिर अर्जुन राम मेघवाल वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने पूरा टेली लॉ 2.0 की कानूनी सहायता के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दी है। समझ गए भाई सब लोग बात को, टेली लॉ प्रोग्राम के ऊपर। ये असल में टेली लॉ प्रोग्राम बहुत पुराना चल रहा है, 2017 से। उसके बाद इसमें काफी सारे केसेस को कवर किया, जैसे कि मैं बता दूं, लोगों ने इसके ऊपर डाउरी से जुड़ा हुआ, अपने घर के जो डिस्प्यूट होते हैं, डाइवोर्स से हो गया, यौन उत्पीड़न से हो गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो हित हिंसा होती है उसके लिए हो गया, महिलाओं और जो पुरुष है उनके समान वेतन के ऊपर हो गया। तो काफी सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर जो है डिस्कशन हो चुके हैं, ऐसे केसेस को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो प्रोसेस यही होता है कि आप क्या होता है, जो आप जाओगे कभी यहाँ पर, आप जो बहुत सारे, मतलब हर व्यक्ति को तो नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए पता है क्या होता है, हर व्यक्ति को नॉलेज तो है नहीं इस चीज के ऊपर। तो क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं या वॉलेंटियर्स होते हैं, जो कि
लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो वॉलंटियर्स बहुत सारे रिमोट एरियाज में जा करके लोगों को इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और फिर वो लोग आकर के अप्रोच करते हैं टेली लॉ के अंदर। और मैंने बताया ना, नालसा और सालसा, नालसा और सालसा के जो एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर के सारी बातों को बताते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होती है, चाहे विमेन आए, चिल्ड्रन आए, किसी के साथ तस्करी का मामला हुआ है वो आए, कभी किसी कोई दिव्यांग जन है, कोई मानसिक रूप से बीमार है, या कभी भी किसी के साथ कोई वायलेंस हुआ है, वो सब यहाँ पर आराम से आकर के अपनी पूरी प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है भाई, समझे बात को? तो ये बात क्लियर हुई। कल को आप लोगों को भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप आसानी से यहाँ पे जाकर के जानकारी को ले सकते हैं। ये इसका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा प्रोजेक्ट अंबर, एम्बर या अंबर भी कह सकते हैं। अंबर में यहाँ पर जो है, वो असल में किस चीज के लिए है? प्रोजेक्ट अंबर जो है संकल्प प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 1500 जो है लोगों की ट्रेनिंग करवाई जा रही थी स्किल के मामले में, कौशल विकास के मामले में। तो अंबर प्रोजेक्ट की पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म लिखिए अपने नोट्स में, ये वाली फुल फॉर्म लिखनी, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत सारी पूछी जाती है। अंबर की फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, बेहतर रोजगार के लिए त्वरित मिशन। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय स्टार्ट करे क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ है। और ये संकल्प ऑलरेडी चल रहा था, संकल्प के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर इस प्रोजेक्ट में क्या था कि 30,000 युवक जो है उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, जिसमें करीब करीब 30,000 में से 15,000 महिलाओं का होना जरूरी है। मतलब 15,000 महिलाएं होंगी, 15,000 जो है वो मेल हो सकते हैं इसमें, ताकि वो उस इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री है, कोई भी, चाहे चाहे पेपर की इंडस्ट्री है, चाहे वुड की इंडस्ट्री है, चाहे कॉटन की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है, वो उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से कर सके, क्योंकि इसमें लिखा है बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन। रिटेंशन का अर्थ होता है कि वहां पे टिक भी सके, वहां पे जा करके ये नहीं कि काम खत्म करके हो गया, नहीं भाई, वहां पे टिकना भी तो है ना, वहां पे और अच्छा भी तो बनाना है उस इंडस्ट्री को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई जो जेंडर की डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, कि भाई महिलाएं नहीं कर सकती, या कोई टेक्नोलॉजी के मामले में महिलाएं ज्यादा नहीं आ सकती आगे, क्यों नहीं आ सकती, आ सकती हैं। यहीं पर ये चीज खत्म करने की बात की गई थी कि महिलाओं को भी वो चीजों का एक पूरा जो है, जो पुरुषों को मिलता है वो महिलाओं को भी दिया जाएगा, ताकि डिजिटलाइज जो वर्क फोर्स होता है उसमें सिर्फ मेल ही क्यों आगे बढ़े। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेल को जो है नहीं आगे बढ़ाओ, मैं उस बात को कुछ नहीं ऐसा बोल रही। ठीक है, बीइंग अ फीमेल मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो भी ये काम कर सकती है, वो भी ये चीज सेम टू सेम कर सकते हैं जैसे मेल्स कर सकते हैं। बस वो बात है, टेक्नोलॉजी में तो कोई अंतर नहीं होता ना, टेक्नोलॉजी तो हर कोई समझ सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी मेल्स के लिए न्यू है, वैसे फीमेल्स के लिए भी न्यू है, तो दोनों को समझाएंगे तो दोनों समझेंगे, दोनों उसके संसाधन और समर्थन को जो है कर सकते हैं। बस वही बात है इसके अंदर, कोई इसमें किसी को बढ़ावा, किसी को कम नहीं किया जा रहा है, बराबर रखा। तो ये सबसे खास बात है इसकी, संकल्प की याद रखिएगा। इसके अंदर 50% फीमेल है, ऐसा सवाल बन सकता है एग्जाम में। बाकी इसके अंदर जो है फंडिंग पूरी इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 युवक युवतियों को जो यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, वो हमारी पूरी मिनिस्ट्री जो है, कौशल विकास और उद्यमिता मिनिस्ट्री, वो दे रही है। और काफी ज्यादा इसको बढ़ावा अच्छे से दिया जा रहा है। पहले प्रोग्राम जो है वो असल में संकल्प था। संकल्प का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, स्किल्स एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है स्किल को धारण करना, एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता वाली चीजें 2018 में शुरू किया था। इसके अंदर प्रोजेक्ट अंबर है, जिसमें 30,000 युवक युवतियों के लिए स्टार्ट किया गया। इस पूरे के लिए मिनिस्ट्री वही है, पूरा का पूरा याद रखिएगा, कौशल विकास मंत्रालय देख रहा है इसके अंदर, जिसको जो हेल्प कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक जानते हैं सभी लोग, वर्ल्ड बैंक इसमें लोन दे रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो होते हैं जो लोन देते हैं। फर्क दोनों में ये होता है, लोन तो दोनों ही देते हैं, तो फर्क क्या है भाई? वर्ल्ड बैंक लोन देता है हमें हमेशा डेवलपमेंट के कामों के लिए। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म, कोई बहुत बड़ा सा मिशन सोचा है, डेवलपमेंट कराना चाहते हो, तब वर्ल्ड बैंक लोन देगा। लेकिन आईएमएफ केवल तब लोन देता है जब एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से अस्थिर हो चुकी है, स्टेबलाइज नहीं होती। ठीक है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है, जैसे कि श्रीलंका की हुई थी, पाकिस्तान की हुई थी, तब आईएमएफ आया था आगे, तब वर्ल्ड बैंक नहीं आया था। आपने सुना कहीं पर वर्ल्ड बैंक का नाम? नहीं सुना। आईएमएफ का नाम सुना, क्योंकि आईएमएफ तब यहाँ लोन देने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक केवल तब लोन लेता है जब डेवलपमेंट के काम करवाते हैं।
सकते हैं। समझ गए बात को, डिफरेंस को। हालांकि दोनों में कॉमन ये बात है कि दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। डीसी का अर्थ क्या होता है, वॉशिंगटन में डीसी क्या चीज है, डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, चलो ये बातें ना छोटी छोटी सी याद में रखना, पता होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे स्किल्स के लिए बात कर रहा था। इसमें कौन सा स्किल आ रहा है, प्रोजेक्ट एम्बर। प्रोजेक्ट एम्बर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है क्लाउड स्किल के ऊपर। क्लाउड स्किल का अर्थ क्या होता है, क्लाउड स्किल एक ऐसी जो है, लिख लीजिएगा इसको, कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी होती है। आपको पता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सब यूज करते हैं, क्लाउड नेटवर्क्स। उनके साथ जो है आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे इंटरनेट पे काम कर सकते हो, फास्टर चीजों को ट्रांसफर करना, स्टोरेज डेटाबेस के ऊपर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर मैनेजमेंट, क्लाउड बेस्ड सिस्टम के ऊपर, ये सारी चीजों को आप आसानी से काम कर सकते हो। टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है उसको, जहाँ पे हमारा जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करके रखा जाता है। वर्चुअल मशीन्स में होता है, डेटाबेस में, वो सब कुछ क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो क्लाउड में कैसे 1 to 1 ट्रांसफर होगा, क्या सब चीजें होती है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, उसे कहते हैं क्लाउड स्किल्स। तो प्रोजेक्ट अंबर में बेसिकली किस पे फोकस किया जा रहा है, क्लाउड स्किल्स। कल को इस पे यूपीएससी या यूपीपीसी या कोई भी एग्जाम आपसे क्लाउड स्किल्स के बारे में पूछता है, तो क्लाउड स्किल्स आप लिख लीजिएगा। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपको सारी की सारी डेटाबेस और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीजों को सिखाया जाता है। सिक्योरिटी भी इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि जितना भी आप क्लाउड में सारा डेटा को स्टोर करके रखे, सारी ऐप को स्टोर करके रखे, उसकी प्रिवेसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो उससे बहुत आसान हो जाता है चीजों को स्टोर करके रखना। सारा जीबी और सारा कुछ जो है वो एक साथ स्टोर करके रखा जा सकता है। तो क्लाउड के ये है, आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी तरीके से कहीं पर भी, कहीं किसी भी एरिया में उस चीज का एक एक्सेस उठा सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये पूरा प्रोजेक्ट नंबर आपको दिमाग में रखेगा। संकल्प और प्रोजेक्ट नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। संकल्प के अंदर प्रोजेक्ट नंबर को स्टार्ट किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट नंबर में केवल और केवल 30,000 क्लाउड बेस्ड इंडस्ट्रीज को सिखाया जाएगा, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तीसरा खनन प्रहारी, मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में जब ये लॉन्च हुई थी मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने कल परसों के क्लास में भी जब कोयले के ऊपर टॉपिक आया था, मैंने ये बताया था कि एक अलग से कोयला जो है वो इसके लिए भी न्यूज में चल रहा है, कि खनन प्रहारी ऐप जो है हमारी कोल मंत्रालय ने अलग से लॉन्च करी है। खनन प्रहारी का अर्थ होता है, खनन का मतलब कि माइनिंग करना, खुदाई करना। तो कोयला खुदाई करके मिलता है ना, तो वही है खनन प्रहरी ऐप, जो कि खुदाई करने के बाद है। और इससे ये बताया गया है कि जब से ये ऐप आई है तब से जो इलीगल कोयला यहाँ पर बेचा और उसकी तस्करी की जाती थी वो काफी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो खनन प्रहारी ऐप बेसिकली लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि जितने भी अवैध कोयला खनन होता है उसकी बिक्री पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह लेके, इंफॉर्मेशन लेकर के कंप्लीटली इस ऐप को पूरा चलाते हैं, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसको स्टार्ट, जिसको जो बनाया है वो हमारी मिनिस्ट्री ने साथ में मिलकर के, किसके साथ, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जो है गांधीनगर गुजरात में, और साथ में सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिजाइन रांची झारखंड के मिलकर के इसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर इलीगल कोल माइनिंग, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, स्पेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पूरी तरीके से वहां की पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट की जाएंगी। अगर कहीं कुछ भी गलत देखा जा रहा है तो यहाँ पर इंसिडेंट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना पिक्चर्स ली जाती है और इस पिक्चर्स के ऊपर आता है कमेंट। तो जीपीएस के थ्रू सारा पता चल जाता है कि वो फोटोग्राफ कहाँ की ली गई है। तो बस वही है कि यहाँ पर लोग भी पिक्चर्स ले ले करके बताएंगे, बहुत जरूरी है। अब हर जगह तो जा नहीं सकते ना गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, तो लोग यहाँ पे काफी सपोर्ट करेंगे। जो जनता है वो काफी भागीदारी देगी, गवर्नमेंट के को यहाँ तक पहुंचाएगी इस ऐप के थ्रू, जिससे क्या होगा, इंसिडेंट के बारे में पता चल जाएगा। अब जहां जहां कोयला निकलता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां के लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई कि आपने वहां पर इस तरीके की बातों को बताना है। ठीक है, अब जहाँ कोयला नहीं है, जहाँ है ही नहीं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कोयला ही नहीं है, तो यहाँ के लोगों को थोड़ी इस बारे में बताया जाएगा, है ना, समझे ना बात को। तो इसमें यही है सबसे बड़ी बात कि आप इसमें आसानी से अपने इंसिडेंट्स को, जो भी आपकी कार्यवाही होती है, घटनाएं हैं, वो आप आराम से रिपोर्ट कर सकते हो। पूरी पिक्चर लेकर के जीपीएस के थ्रू उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। और इस सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करके सरकार तक पहुंचा रहा है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रखी जाएगी। सबसे जरूरी यही है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि इस पर्सन ने कंप्लेंट की, तो उसके अगेंस्ट दुश्मनी निकालना शुरू कर देगा, तो जो कि सही नहीं है। शिकायत की ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा, जो जो यहाँ पे शिकायत है
अवेलेबिलिटी यहाँ पर है क्योंकि ये आराम से आपको मिल जाती है ऐप, आराम से आप इसको किसी भी फोन में, इवन आप इसको आईफोन में भी चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एंड्रॉइड्स में चलेगी, आईफोन के लिए भी कंपैटिबल बनाया गया, अच्छी बात है। इसमें काफी सारे नए, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप में से कोई उस इलाके में रहता है, आपको पता है, तो आप इसको आराम से खनन प्रहरी ऐप करके नाम से इसको डाउनलोड कर सकते हो और आराम से इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हुआ? काफी इजी आर्टिकल था ये वाला। अगला आता है भाई डीआरडीओ। अब डीआरडीओ के पूरी एक फंक्शनिंग के ऊपर, जो डीआरडीओ काम करता है हमारा, डीआरडीओ की फंक्शनिंग के ऊपर एक पैनल बनाया गया जो कि डीआरडीओ के ऊपर नए कार्यवाही या फिर नए तरीके से उसको रीडिजाइन करेगा आज की जरूरतों के हिसाब से। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मेन काम होता है डिफेंस से जुड़ी हुई चीजों को देखना, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। मिलिट्री से जुड़े हुए जितने भी रिसर्च और डेवलपमेंट हो सकती है, टैंक बनाना है, राइफल्स का, खैर राइफल्स तो ये नहीं बनाती, मैं आपको एक बात बता दूं, राइफल्स जो मिलिट्री की होती है ना, वो अलग से ऑर्डिनेंस बोर्ड जो है बनाती है। ठीक है, इनका काम बेसिकली मिसाइल्स, टैंक, ठीक है, शिप वगैरह ये सब बनाना होता है। ठीक है, ये साथ में मिलती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिल करके काम करती है। इनका काम तो दोनों का साथ में मिलके ही चलता है। असल में डीआरडीओ जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, इसको हिंदी में कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के दौरान इसको शुरू किया गया था। कौन से ईयर में? 1958 में। ठीक है, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें उन्होंने यहाँ पर बनाया था, उसके बाद नाम इसका बाद में चेंज भी किया था, लेकिन फिलहाल नाम यही है। और इनका मोटो पता है क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, बलस्य मूलम विज्ञान। ठीक है, डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और ऐसा नहीं कि अकेला डीआरडीओ है, डीआरडीओ की तो इतनी सारी लैब्स बनी हुई हैं, पुणे में बहुत सारी इनकी लैब्स है। ठीक है, 52 से ज्यादा लैब है पूरे भारत में इनकी, जो कि लैंड, लाइफ साइंस, मटेरियल्स लेकर के आना, मिसाइल्स लेके आना, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स सब काम करती है। इसमें करीब 5,000 बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं, 25,000 उनको और सपोर्ट करने के साइंटिस्ट जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हमारे तेजस हेलीकॉप्टर की, LCA तेजस, आपने सुना है ना, तेजस का नाम हेलीकॉप्टर जो है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हमारे इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। सुखोई MK31 इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सब काम ये देख, समझे बात को, एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी सारा कुछ ये देखती है। डीआरडीओ ने इतने सारे यहाँ पे स्टार्ट किया, अभ्यास, औरा, लक्ष्य, नेत्र, निशांत, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ अपने अंडर लेकर के देखती है। मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ड्रोन्स भी बनाती है, ऐसा नहीं कि ड्रोन्स नहीं बनाती है, इतने सही तरीके के बढ़िया ड्रोन्स बनाए हैं ना इन्होंने, मैं क्या बताऊँ आपको। मिसाइल्स तक इन्होंने बनाया, आपको याद है वो हमारे मिसाइल्स के 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश, त्रिशूल, सुने हैं ना सबने ये नाम। मिसाइल सिस्टम हमारे भारत में 5 है, अगर आपको याद करना है तो आप पटना से याद कर लो उसको। P फॉर पृथ्वी, A फॉर आकाश, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर अग्नि। अग्नि और आकाश मतलब दोनों A से, एक अग्नि और एक आकाश है। तो ऐसे करके इतने सारे हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सबको इतनी मिसाइल्स, इतने हेलीकॉप्टर्स, इतने एयरक्राफ्ट, इतने ड्रोन, सब की चीजें प्रोवाइड करवा चुकी है डीआरडीओ। तो अब डीआरडीओ को ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं डीआरडीओ को। डीआरडीओ के अलग अलग बहुत सारे मेंबर्स रही हैं, डीआरडीओ जो है पूरा देखती है मिलिट्री के अंदर, थोड़ा सा इसमें और चीजें भी करो, थोड़ा और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है। आप इंप्रूवमेंट का स्कोप तभी सोचते हो जब आपके पास पोटेंशियल होता है। तो यस, हमारे पास पोटेंशियल है। इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं विजय राघवन, जो कि पहले हमारे साइंटिफिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। वो यहाँ पे पूरा इस काम को देखने वाले। ठीक है भाई, तो ये पूरा अपना टाइमलाइन दिया है इनको 3 महीने की, आप 3 महीने में रिपोर्ट जनरेट करके बताओ क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। और रिपोर्ट जैसी आएगी, अगर आपको सारी चीजें होती हैं तो भाई इसको फिर इम्प्लीमेंट करवा दिया जाएगा। सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, रिपोर्ट मिलने के बाद पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मीटिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? बैठ के देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, पूरा दिमाग लगा करके ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब कि दिमाग की बजाय बत्तियां खोलेंगे पूरी और फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने का टाइम दिया गया। इसके अंदर मेंबर्स हैं, इस पूरा रीडिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर लेके आएंगे और पुरानी सारी रिपोर्ट्स को देखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट जो थी, जिन्होंने पूरा डिसीजन लेके बताया कि भाई क्या क्या, कितना पैसा क्या कहाँ पे या कितना लगता है,
उनको भी चेक करेंगे। हमारे जो कैग होते हैं, CAG आर्टिकल 148 वाले, उनके रिपोर्ट को भी साथ साथ चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा है, ठीक है, मिशन के ऊपर। ठीक है, कि भाई आपने 20 ऐसे मिशन है जिनको सक्सेसफुल करार कर दिया, जबकि ऐसे मिशन सक्सेसफुल करार नहीं किए जाते, वो सक्सेसफुल हुए नहीं थे। तो ऐसी सब चीजों को भी यहाँ पर पूरा एक जांच पड़ताल की जाएगी। बाकी आप DRDO के बारे में पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारा कुछ वैसे बता ही दिया है। 1958 में बनी थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में बने हुए हैं, जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री जो है डिफेंस के जुड़े हुए सारे कामों को देखती है। ये सब मैंने आपको बता दिया। 52 लेबोरेटरीज है, ये सारा काम मैंने आपको इनका बता ही दिया है। ये सब भी आपको पढ़ना है। चैलेंजेस भी काफी सारे हैं, थोड़ा सा फंडिंग का दिक्कत रहता है, बजट में पैसा थोड़ा कम आता है, वो दो चार चीजें थोड़ा प्रोजेक्ट के अंदर डिले हो जाता है, बट वही ना, उसी को तो ठीक करना है अपने को। ये जो कमेटी बनाई है वो क्यों बनाई है? इसीलिए तो बनाई कि इनको ठीक करो जा करके, है ना भाई। चलिए, अगला आर्टिकल देखो, 5वां आर्टिकल। वो है भाई, वित्त पोषण देना है किसको? फॉसिल फ्यूल्स को। G20 की मीटिंग हुई है, जिसमें ये बोला है कि भाई G20 ने $1.4 ट्रिलियन सारे G20 की कंट्रीज ने मिलकर के 116 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वो जो है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर स्टडी कर सके। फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन, आपको पता है ना, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका बचा कुचा जो डेड होता है, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इसमें आते हैं, जिसके अंदर आपका कोयला, इसी से कोयला बनता है, गैसेस बनती हैं, सारा कुछ बनता है। हमारे पास बहुत सोर्सेज है, ठीक है, ऐसा हमारे पास ये सोर्सेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप कितना भी इस्तेमाल कर लो, ये कभी तो खत्म होंगे ना, क्योंकि सीमित भी तो हो सकते हैं ना। हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन कभी तो खत्म होंगे। और इन्हीं को जब आप जलाते हो, इन्हीं को जब आप दहन करते हो, तो क्या निकलती है? इससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी पैदा करती हैं, क्लाइमेट बदलता है, लू की थपेड़े पड़ती हैं, वो हमने भुगता ही है अभी। इस वर्ष हमने काफी हद तक ये चीजें भुगत ली हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल जो है, इसकी वजह से वाटर में पॉल्यूशन, क्लाइमेट का चेंज होना, बहुत सारी चीजें होती है। तो हर कंट्री यहाँ पर इसको सुधारने में कुछ ना कुछ यहाँ पर करने में लगी हुई है, और फिर उसके बाद जो है इसको ठीक करने के लिए लोन लेते हैं, और लोन में फिर फंस जाते हैं। जो बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, जो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही हैं कंट्रीज, वो चलो फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा देख लेती हैं करने के लिए अपना वो, कभी UN से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, ADB से ले लिया, वो ऐसे कर लेती है। तो भाई, जो पूरा यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स है, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जा रही है सारी कंट्रीज की, G20 कंट्रीज की। हर बार इसमें कुछ ना कुछ पैसा रेस किया जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेस भी अच्छे खासे लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसको भी एक जो है वो G20 की मीटिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, उसमें इसके ऊपर भी बात की जा रही है। तो इंडिया के पास अगेन मौका है अपने एक अलग से रिप्रेजेंट करने का इसके ऊपर, अपने आप को जो है एक फॉसिल फ्यूल के मामले में थोड़ा आगे लेकर के आने का। ठीक है, कि भाई अब तो यही बोला है कंट्रीज ने कि हम लोगों को कट करना है। भाई G20 वाली कंट्रीज ने मिलकर के बोला है कि हम लोगों को इसमें कट करना पड़ेगा। आप असल में 2022 में इतना पैसा खर्च कर चुके हो यार, 1.5 ट्रिलियन, समझ रहे हो? तो ये जो डिस्कशन हुई है वो यही बताया है इसके अंदर, ठीक है। ये रिपोर्ट ही आई है, पहले ये रिपोर्ट 2022 की थी, उसने ये रिपोर्ट जो है वो बताई है हमको कितना पैसा आप लगा चुके हो। तो यार ऐसे तो फिर आप ये पैसा कहीं और भी इतना सारा लगा सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, रिकॉर्ड हो गया जो आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ना, पता है किसने रिलीज करी है? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने रिलीज करी थी। कि एनर्जी क्राइसिस इसी वजह से आता है, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट में चीजें हो जाती हैं, तो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज थी, ठीक है। तो आगे वही है कि क्लीन एनर्जी करना चाहते हो, थोड़ा सा इनको कट करो, और हमारा जो हमारा एक वो होता है ना, एक डॉट है हमारा कि 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है, वो तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के लिए। तो फॉसिल फ्यूल की फंडिंग आप देखो, अमेरिका के बैंक ने, वेल्स फार्गो बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, JP मॉर्गन चेज बैंक हो गया, तो ये सब जो बैंक है, वेल फार्गो पता है क्या चीज है ये? बैंक ऑफ अमेरिका तो आप समझ ही गए हो। वेल्स फार्गो ये एक अलग से जो है, एक अलग से काम करता है, अमेरिका का ही है, जो कि पूरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काम किया जाता है। आपको पता है अमेरिका के बिग 4 बैंक्स कही जाती हैं, अमेरिका के सबसे बड़े 4 बैंक कहे जाते हैं। कौन कौन से बैंक? यही चारों बैंक। सबसे पहला बैंक ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा, फिर उसके बाद वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, JP मॉर्गन चेस। ये सब बैंक्स के नाम है जो अमेरिका के वन ऑफ द बिग बिग बैंक्स कहे जाते हैं।
जैसे जेपी मॉर्गन चेज है, इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, जो उनकी मेन सिटी है ना न्यूयॉर्क, आप जानते हैं, वहीं पर है। ऐसी सिटी बैंक, इसके भी न्यूयॉर्क में बनाए गए हैं हेडक्वार्टर्स, अलग से नहीं है, बैंक के हेडक्वार्टर भी वहीं पर ही। ठीक है, बस बैंक ऑफ अमेरिका है जिसके एक्चुअली हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पे है, नॉर्थ कैरोलिना, मैनहट्टन, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो अलग अलग है, बस बेसिकली इनकी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ज्यादा होते हैं। कल को क्वेश्चन आता है बिग फोर बैंक्स ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है, तो ये चार आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जेपी मॉर्गन से सबसे बड़ा बैंक है, बहुत ज्यादा इसके पास इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा बैंक के रूप में इसको जाना जाता है, लार्जेस्ट बैंक कहा जाता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स मैनहट्टन में, और जो है मैनहट्टन में है, एक्चुअली में न्यूयॉर्क में भी है, और मैनहट्टन में भी इसका एक ऑफिस है। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट। अब फिर से प्रीलिम्स के लिए पूछी जाएगी, बर्ड्स के ऊपर रिपोर्ट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है जो सिर्फ ये बताता है कि हमारा बर्ड्स की सिचुएशन क्या है, इंडिया में बर्ड्स की स्पीशीज कहाँ कहाँ पे बटी हुई हैं, वो सब कुछ बताते हैं, कितनी स्पीशीज है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, सब कुछ वो बताता है। ठीक है, रीड कर लो, मैंने आपको बता दिया, मैं बेसिकली तो इस रिपोर्ट के ऊपर आऊंगी कि रिपोर्ट क्या कहता है। देखो भाई, इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि 942 हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं, हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं 942, 942 है। ठीक है, इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि भाई हम ऐसे भी इसको डिवाइड करेंगे कि किस बर्ड का साइज कितना है, कौन सी बर्ड कहाँ पे ज्यादा मिल रही है। ठीक है, और कौन सी बर्ड कहाँ से कम हुई है, मतलब पहले वहां ज्यादा थी तो पहले की हमने रिपोर्ट निकाली और अब कम हो गई है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या चल रहा है, जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है, वल्नरेबल, ठीक है, वो सब जो बताती है ना, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको क्लासिफाई जो है वो करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लो कहाँ है, मॉडरेट कहाँ है, कहाँ का किसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो भाई इस रिपोर्ट ने ये बताया है, आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ो, इस रिपोर्ट ने ये बताया कि ये सब चीजें जो है हमारे पास जो बर्ड्स है उनका जो स्पीशीज है वो गिरावट में आई है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से उनकी डेथ हुई है, शहरीकरण, वृक्षारोपण, ठीक है, और बहुत सारे टावर्स बनना, इलेक्ट्रिसिटी का होना, वहां से बहुत सारी चीज, बहुत सारी जगह पे शॉक लॉक करके हमारी बर्ड्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें की वजह से उनकी काफी ज्यादा डेथ होने के कारण बने हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस से भी बहुत सी आती हैं, बहुत सारी स्पीशीज है जो दूसरी जगह से यहाँ पर आती हैं, वो काफी सारा देखने को मिला है। और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जैसे कि नाम है हमारे पास, मोर है, भारतीय मोर, रॉक कबूतर, एशियाई कोयल, हाउस क्रेन, ये काफी ज्यादा बड़े हैं। भारतीय मोर जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है, उनकी उनकी जो पूरी एक पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि हो रही है। मोर अपने नए आवास में जा रहे हैं, जैसे कि हिमालय जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और पश्चिमी घाट में तो है ही। पश्चिमी घाट तो भूल जाओ कि वहां नहीं है, वहां तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बर्ड की स्पीशीज को सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंचता है जब आप कोई केमिकल रिलीज कर देते हो, उस केमिकल का इफेक्ट पड़ जाता है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं दिल्ली की स्पेशली बात करूँ तो दिल्ली में तो आपको पक्षी दिखने ही बंद हो जाएंगे, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी तारे हैं यार, इतनी तारे हैं, कहीं वाईफाई की, कहीं केबल की, कहीं इसकी उसकी, इतनी तारे हैं। उन तारों में उलझ जाते हैं बेचारे हमारे पक्षी, तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा उनके पूरा मिसमैच हो जाता है, जहाँ पे उनको अपना घोंसला तैयार करना है, जहाँ पे उनको जन्म दे करके आगे बढ़ना है, वो सब चीजें खराब हो जाती है, जो उनका प्रॉपर एक पैटर्न होता है ना, वो खराब हो जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स में टकरा गए, बिल्डिंग्स में जा करके जो है वो कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार इनका जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो या फिर जैसे बहुत सारे अभी टावर्स लगे हुए हैं पावर के, टरबाइन्स के लगे हुए हैं, उनसे फंस जाती है, उनमें डेथ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई है, वही सारी, और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा, बर्ड्स के मामले में सब लोग जाके देख, मतलब ये चीजें यही रहते हो, देखते ही हैं। कुछ लोग हंटिंग भी करते हैं उनकी, कुछ लोग हंटिंग भी करते हैं, कुछ यहाँ पर जो जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, कीटनाशक और रसायन, उनसे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, वो सब भी देखा जाता है। ठीक है, इलीगल ट्रेड भी इनका काफी ज्यादा बढ़ गया है, जैसे आपको उनके जो फेदर होते हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, तो वो सब ट्रेड भी काफी बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये सब इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट में जारी किया, बाकी धीरे धीरे करके और फाइंडिंग्स अभी आएंगी, उसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं? जोनल काउंसिल हमारी आज के समय में पांच है, कई जगह पे आपको छह मिलेगा, गलत लिखा हुआ है। जोनल काउंसिल पांच बनी हुई है, नॉर्थ, साउथ,
वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल। खास बात क्या ध्यान रखनी है, इस पूरे के पूरे में हेड हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, होम मिनिस्टर होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा, इसको जब 1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, तब बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक निकाय है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आपसे करेक्ट पूछ रहा है, आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 इसमें, सॉरी 1 और 4 इसमें करेक्ट है, सॉरी आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्थ सही लिखी है, वाइस चेयरमैन इसके चीफ मिनिस्टर ही होते हैं, सबके हेड यहाँ पर होम मिनिस्टर होते हैं, हमारी ये है। अब नॉर्थ के अंदर अलग आती है, वेस्ट में अलग आती है। वेस्ट में गुजरात आती है, महाराष्ट्र आती है, गोवा आती है, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली इकट्ठा आती है, ठीक है। बस खास बात ध्यान रखनी है कि हमें लगता है कि राजस्थान वेस्ट में आएगा, नहीं, राजस्थान जो है वो नॉर्थ में आता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ में ही राजस्थान को इंक्लूड किया गया, ये बात को दिमाग में रखिएगा। दूसरा, यूपी और उत्तराखंड, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि उत्तराखंड तो नॉर्थ में आता है, ठीक है, वैसे नॉर्थ में आता है ज्योग्राफी वाइज, पर जोनल काउंसिल में उत्तराखंड को सेंट्रल में रखा गया है, तो सेंट्रल में आता है यूपी और उत्तराखंड। इस बात को दिमाग में रखना, ये एग्जाम में अभी सीडीएस और सीएपीएफ के यूपीएससी ने सवाल इस पे किया है, ठीक है। इसको पढ़ के जाइएगा अलग से, इसको आपने दिमाग में रखना है, इसको लिख लेना, जोनल काउंसिल, ठीक है। बाकी जोनल काउंसिल मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताऊंगी, आज का लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा थे। तो आपको मैं इसका जोनल काउंसिल फर्स्ट जब स्टार्ट करूंगी ना 1 सितंबर का सेशन, जोनल काउंसिल से ही शुरू करके आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये है जोनल काउंसिल। फिर आती है भाई कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बनी हुई है। इसके पास में बानस नदी फ्लो करती है। बानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की है, ठीक है। 1971 में बनी थी, दोनों सही लिखे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हमारी हो गई कंप्लीट। ये होता है आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। यहाँ तक अपना सारा कंप्लीट कीजिएगा, बाकी सारा कुछ आपका 1 सितंबर अगली क्लास में यहाँ से आगे शुरू करते हैं, ठीक है भाई। कंप्लीट है यहाँ तक। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।